हेलो वन एंड ऑल, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज आपके साथ एक काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। और ये डिस्कशन है बिहार में हाल ही में जो लास्ट ईयर्स जो वैकेंसी आई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसे बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन ने निकाला था। और ये वैकेंसी जो इससे पहले वाली जो वैकेंसी आई थी बीपीएससी 2014 में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई थी, उससे किन मायनों में अलग है, कितने सीट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह की रिजर्वेशन फॉलो होंगी और किस तरह से मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि अगर आप भी एप्लीकेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इस वर्ष, तो आपको बेनिफिट होगा। और जो लोग बनना चाहते हैं वो देख लेंगे कि किस तरह से जो है वो रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अभी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 ये जो वैकेंसी थी, आपके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन मैं साझा कर रहा हूँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन बीपीएससी के साइट से लिया गया है और बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के साइट से लिया गया है। आप भी ये देख सकते हैं। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये 13/9/2014 को निकला था, राइट। और वहीं से मैंने इसे पिक किया है। उसके बाद इसमें अगर हम बात करें तो ये आपके पास पूरी लिस्ट थी, जिसमें वैकेंसीज फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर सब्जेक्ट वाइज इस तरह की कैटेगरीज बनी हुई थी। और इसे आप देख सकते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए अपना अपना एडवर्टाइजमेंट नंबर और ईयर दिया हुआ है। और इस तरह से जनरल, एससी, एसटी, ईबीसी, पीसी और बीसी में जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ये यहाँ पे आपको सब्जेक्ट्स वाइज पूरी लिस्ट दी गई थी। बहुत लंबी लिस्ट थी, मैंने कुछ आपको एग्जांपल देने के लिए पिक किया है और एक दो का एग्जांपल लेके हम आगे चलेंगे। और उसके अगेंस्ट यहाँ टोटल सीट्स लास्ट में दी हुई है, राइट। तो अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज सीट्स एंड रिजर्वेशन। तो आपको सारी कैटेगरीज मैंने बता दिया। इस बार जो आई है वैकेंसी, उसमें इनसे ज़्यादा कैटेगरीज बनाई गई है, क्योंकि गवर्नमेंट 2014 के बाद अलग से अतिरिक्त महिलाओं को 35% रिजर्वेशन देने की घोषणा की थी। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हाल ही में आपको ईबीसी कैटेगरी बनाया गया है, राइट। और ईबीसी कैटेगरी के इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूसी इकोनॉमिकली वीकर से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो बनाया गया है जनरल के लिए, ये भी है। प्लस बिहार में हर कैटेगरी के अंदर आपको 35% जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स को सीट रिजर्व किया गया है, जो कि पिछले साल नहीं था, ओके। अगर मैं यहाँ पे दो कॉमन एग्जांपल लेता हूँ, डेट इज़ वनस्पति शास्त्र, डेट इज़ बोटनी, एंड जंतु विज्ञान, डेट इज जूलॉजी, ओके। तो अगर मैं इसकी बात करूँ सीट्स की, तो 239 जो सीट्स है वो बॉटनी में थे। और इस तरह से जंतु विज्ञान, इसमें आपके 177 सीट्स है, ठीक है। इस बार की बात करेंगे तो इनसे ज़्यादा सीट्स है। और इस तरह से टोटल सीट्स अगर मैंने यहाँ पिक करूँ, इसके बाद बहुत सारे लिस्ट थी, मैंने उसको रिमूव किया है। उसके बाद जो टोटल सीट्स थी वो 3364 थी लास्ट ईयर। और यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिख रही है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी थी। तो ये लास्ट ईयर थी, इस बार काफ़ी ज़्यादा इनसे सीट्स है, ऑलमोस्ट 1300 सीट्स ज़्यादा है इससे, ओके। तो ये पिछली बार की कैटेगरी थी। अब हम आगे देखते हैं। ये हमारा इस ईयर का बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का इस बार की जो है, और ये 21/9/2020 को एडवर्टीजमेंट ये निकली थी। और उसके बाद इसके अगेंस्ट जो है ये सारी कैटेगरी की एक मेजर डिफरेंस आप देख सकते हैं कि लास्ट वाला पीडीएफ जो है कितना क्लियर है ना, और इस बार जो है वो किसी स्कैन करके किसी पीडीएफ को शेयर कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब्जेक्ट की लिस्ट है। और इस तरह से ये आपके यूआर कैटेगरी है, अनरिजर्व्ड। यहाँ पे आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी है, राइट। फिर आप ये एससी है, ये एसटी है, राइट। और एक्सट्रीमली ईबीसी हो गया आपका, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, ये हो गया बैकवर्ड कास्ट, राइट। ये वीमेन ऑफ बैकवर्ड क्लास, डब्ल्यूबीसी कह लेते हैं इसको, ओके। और इस तरह से टोटल सीट्स यहाँ पे दिए गए। तो अगर मैं पिक करूँ किसी खास सब्जेक्ट का, तो ये, उसके बाद कुछ ये आपको हैंडीकैप्ड के लिए है रिजर्वेशन, ओके। तो ये उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि हर कैटेगरी में 35% सीट्स जो है वो वीमेन के लिए रिजर्व है, ठीक है। बिहार में स्पेशली वीमेन को ये दिया गया है, ये रिजर्वेशन। और इस तरह से हमारे पास सबके अगेंस्ट टोटल सीट्स दी हुई है। तो कैटेगरी वाइज सीट्स यहाँ पे लिखी हुई है सारे सब्जेक्ट्स की।
अब मैं अगर बात करूँ स्पेशली हमने बोटनी जूलॉजी की देखी थी, बोटनी की बात करूँ तो बोटनी में जो टोटल सीट्स है वो 333 है ना। बोटनी की जो टोटल सीट्स है वो 333 है और जूलॉजी की जो टोटल सीट्स है वो आपको 285 है। ओके यहाँ पे, और ये सब कैटेगरी वाइज जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कौन कौन सी कैटेगरी है वो दिया गया है। अगर मैं टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे आपका है 4638। ओके, ये आपके टोटल वैकेंसी है, राइट। तो इस तरह से सबसे बड़ा फ़र्क है कि आपके टोटल नंबर ऑफ सीट्स में फ़र्क है। उसके बाद कैटेगरी में किस तरह से डिफरेंस है वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो मोर और लेस सेम है ना। ये सबको बोला गया कि कैंडिडेट शुड हैव मास्टर डिग्री, है ना, मिनिमम विथ 55 अटेम्प्ट मार्क्स और इक्विवेलेंट। ओके, फिर SC/ST के लिए 5% रिलैक्सेशन है। ओके, और इस तरह से फिजिकली हैंडीकैप्ड को भी 5% का है। कैंडिडेट्स को नेट और नेट पास करना वो है, ठीक है। लेकिन जो लोग 2009 के UGC के रूल्स के अकॉर्डिंग नेट नहीं भी है, 2009 के बाद जिन्होंने PhD किया उनको एग्जेम्प्टेड किया गया है इससे। और जिन सब्जेक्ट्स में नेट सेट नहीं होता वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, उसको रिमूव कर दिया गया है। तो ये मोर और लेस लास्ट टाइम की तरह ही है। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जो कि मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन मेरिट इस पे नहीं बनती। मेरिट बनती है, उसका प्रोसीजर देखते हैं कि मेरिट बनाने का क्या तरीका था। यह है सिलेक्शन प्रोसीजर एंड मेरिट प्रिपरेशन। ये आपका है BPSC 2014 का। तो देख सकते हैं कि 2014 में किस तरह से मेरिट था। ये मार्क्स है, इस तरह से मैक्सिमम वेटेज दिया गया है और शेड्यूल बनाया गया है कि किस तरह से मेरिट जो है वो डिफाइन होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैट्रिकुलेशन जिसका मतलब है क्लास 10th, इंटरमीडिएट जिसका मतलब है क्लास 12th, इन दोनों का 10-10 मार्क्स का वेटेज दिया गया था। ग्रेजुएशन का वेटेज 25 मार्क्स का है ना। और इस तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन का वेटेज 30 मार्क्स का है। PhD और MPhil दोनों में से कोई एक कंसिडर किया गया था लास्ट बार, जिसका वेटेज मात्र 10 मार्क्स का है। इस बार की जो वैकेंसी आई है उसमें PhD जो है वो गेम चेंजर रहा है, ठीक है। और इसका जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, 3 टाइम्स to 4 टाइम्स है, राइट। और सब टोटल यहाँ पे होता है 85 और इंटरव्यू में 15 मार्क्स के इंटरव्यू थे और टोटल मिला के 100 मार्क्स का मेरिट बना था। उसके बाद गवर्नमेंट ने पिछली बार ये भी दिया था कि मेरिट में जो मार्क्स मिलेंगे वो पूरा क्राइटेरिया दे देता है किसके कितने मार्क्स होने पे कितना नंबर मिलेगा, राइट। तो आइए हम उसको देखते हैं कि किस तरह से वो जो है मेरिट प्रिपरेशन हुआ था। जैसे कि क्लास 10th की अगर मैं बात करूं कि क्लास 10th के लिए कितने मार्क्स अलॉटेड थे, तो अगर किसी का मार्क्स अगर ग्रेड पॉइंट में है और परसेंटेज में है तो ये सारा चार्ट दिया हुआ है। 75% और एबव अगर मार्क्स है, राइट, तो उनको फुल मार्क्स मिलना था 10 आउट ऑफ 10 10th की, ये परसेंटेज। उसके बाद हर एक परसेंटेज के ड्रॉप पे आपका 0.2 मार्क्स जो है वो ड्रॉप हो रहा था, डिड्यूस हो रहा था। मतलब 10 से आप 0.2 दूर जा रहे थे अगर आपका एक परसेंटेज ड्रॉप है 75 से, है ना। तो इस तरह से ये परसेंटेज ड्रॉप आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी का 68% है तो उसको जो मार्क्स मिलना था आप चेक कर सकते हैं, 8.6 मार्क्स मिलना था आउट ऑफ 10। तो इस तरह से क्लास 10th का इस तरह से मेरिट बनाया गया था। अब बात करते हैं क्लास 12th की। क्लास 12th की मार्क्स करें तो वही है 75% एंड ग्रेटर देन डैट एंड 75% एंड एबव 75% के लिए 10 मार्क्स थे। उसको जैसे जैसे डिड्यूस होता गया मार्क्स, जैसे जैसे मार्क्स कम हुआ उसके बाद यहाँ पे जो ड्रॉप है वो आपको हर मार्क्स के लिए 2 का ड्रॉप है, 0.2 का ड्रॉप है, 1% के लिए 0.2 का ड्रॉप है ना। इस तरह से 75% जैसे नीचे जाएंगे तो इस तरह से आपका मार्क्स ड्रॉप है। तो 10-10 नंबर का दोनों का वेटेज था, दैट्स फाइन। उसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन का जो मार्क्स था वो 25 मार्क्स अलॉट किया गया था। 75% और एबव वाले को 25 मार्क्स मिला था, है ना, 25 मार्क्स मिला था। उसको जैसे जैसे ड्रॉप होते जाए तो 1% के ड्रॉप पे आपका 0.5 मार्क्स जो है वो ड्रॉप हो रहा था। 1% के ड्रॉप पे कितना हो रहा है, 0.5 मार्क्स जो है वो कम हो रहा है। और इस तरह से किसी का मार्क्स अगर 66% है तो उसको जो मार्क्स अलॉट होना था आप देख सकते हैं 20.5 होना था आउट ऑफ 25, राइट। तो ये काफ़ी सिंपल था, पूरा दिया हुआ था एक एक चीज़ करके कि किस तरह से किसी का अगर ग्रेड पॉइंट में है तो उससे भी देख के मैच कर सकते हैं।
उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्क्स करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन का 30 मार्क्स का वेटेज था। 75% और एबव वाले को 30 मिलने थे, है ना, 30 मार्क्स। उसके बाद 1% के ड्रॉप पे 0.75 मार्क्स जो है वो डिड्यूस हो रहा था, कम हो रहा था। पीछे 1% के ड्रॉप पे आपको 0.5 था, इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा कम किया गया है क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिग्री है और मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट ग्रेजुएशन रखा गया है। ठीक है, तो ये था। इसके बाद ये आपका शेड्यूल 4 था। शेड्यूल 1, 2, 3, 4, 10th, 12th, पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट। नाउ अब आ रहा है पीएचडी और एमफिल। यहाँ पे पीएचडी और है एमफिल, दोनों में से कोई सी एक का मार्क्स कंसीडर होना था। बीपीएससी 2014 में अगर पीएचडी के साथ आपके पास नेट है तो आपको फुल मार्क्स अवॉर्ड होना था। पीएचडी है और नेट नहीं है, लेकिन पीएचडी है, यहाँ पे दोनों सही हैं। यहाँ पे नेट नहीं है तो 7 मार्क्स, राइट। पीएचडी है लेकिन यूजीसी के रेगुलेशन में नहीं है नेट के साथ, तो आपको 5 मार्क्स। उसके बाद एमफिल है और नेट के साथ है तो 4 मार्क्स। और उसके बाद एमफिल नहीं है और एमफिल यूजीसी के अकॉर्डिंग नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंग, और नेट है तो 2 मार्क्स। और जिन बच्चों के पास एमफिल और पीएचडी नहीं था उनको ये मार्क्स नहीं मिले थे, लेकिन नेट जो है वो एसेंशियल क्राइटेरिया था इस असिस्टेंट प्रोफेसर के उसके मेरिट लिस्ट में आने के लिए। ओके, इस बार क्या हुआ है, ये जो पीएचडी का जो मार्क्स है, सबसे पहली बात 10th के मार्क्स को हटा दिया गया है ना, 12th के मार्क्स को भी हटा दिया गया है। उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का जो वेटेज था वो कम थोड़ा सा हुआ है इस बार के रिस्पेक्ट में, 14 के रिस्पेक्ट में। और पीएचडी में सारा मार्क्स ऐड कर दिया गया और भी कुछ क्राइटेरिया ला दिए गए हैं, ये यूजीसी के करेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। आइए हम उसको देखते हैं। ये है अभी का, मतलब इस बार वाला जो वैकेंसी आई है उसका है ये 2020 का, है ना, बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की। यहाँ पे हम गौर से बात करते हैं किस में है। तो 0.1 जो आपका ग्रेजुएशन का है ना, तो ग्रेजुएशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 80% मार्क्स और उनसे ज़्यादा वाले को, एंड एबव वाले को जो मार्क्स मिल रहा है वो 15 मिल रहा है, राइट। उसके बाद 60 to 80% जिनका मार्क्स जिनके बीच में है ना, उनको मिल रहा है 13 मार्क्स। मतलब उसके बाद जो ड्रॉप है वो 20% का मार्जिन रखा गया है और उसमें 2 मार्क्स का ड्रॉप है। उसके बाद है 60 to 55, इस तरह से 10 और उसके बाद 5। और इस बार जो है ये 15 रखा गया है टोटल मार्क्स, पहले जो था वो 25 था, तो इस तरह से आप देख सकते हैं 10 मार्क्स का ड्रॉप है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में 80% और उससे एबव वाले के लिए 25 मार्क्स है। पहले जो था ये 30 था, इस तरह से आपको 25 मार्क्स का जो है वो ड्रॉप दिख रहा है। फिर इस तरह से 23, यहाँ पर सेम ड्रॉप है, पिछली बार ऐसा नहीं था। अगर किसी का ग्रेजुएशन के मार्क्स और पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स में फ़र्क है तो इसमें 1% पे आपको 0.5 का ड्रॉप था, और वही पोस्ट ग्रेजुएशन में 1% पे आपको 0.75 का ड्रॉप था। लेकिन यहाँ पे ड्रॉप जो है वो सेम है, 2 ही मार्क्स का ड्रॉप है। ओके, और इस तरह से आगे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, राइट। 55% वाले को, ये सारी चीज़ों को 20 मार्क्स, ठीक है। तो ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इस बार की मेरिट लिस्ट में। ओके, उसके बाद पीएचडी का क्लियरली 3rd पॉइंट में कोई और सब पॉइंट्स नहीं है, 30 मार्क्स। तो ये मार्क्स तो बहुत ही क्लियर है ना। दूसरा आपका हो गया पीजी, है ना, इसमें आपको 80% और एबव वाले को है 25 मार्क्स। तो ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, 40 मार्क्स। उसके बाद आपका आता है 3rd पॉइंट जो आया है पीएचडी का, और पीएचडी के लिए जो मार्क्स है वो है आपके 30, तो 70 मार्क्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये मतलब कांस्टेंट है। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो पीएचडी का तो 30 मार्क्स है, इसमें कोई मेरिट नहीं कि किसका पीएचडी कहाँ से है, कैसे है, पीएचडी की क्या क्वालिटी है, किस यूनिवर्सिटी से है, कितने वो है, इसमें कोई नहीं है। 30 मार्क्स तो कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। उसके बाद ऊपर वाले में वेरी हो सकता है मार्क्स के अकॉर्डिंग कि किसका कितना मार्क्स है। उसके बाद 4.1 में से इनमें से कोई एक लिया जाएगा, है ना। 4 का मैं एक पोल ले लेता हूँ। अगर किसी के पास नेट विद जीआरएफ है तो 7 मार्क्स, है ना। अगर है तो उसका मार्क्स मिलेगा। और जैसे कि कोई पीएचडी है, उसको अगर नेट जीआरएफ नहीं है और 2009 के बाद है तो उसको एग्जेम्प्टेड किया गया है, मतलब मेरिट में उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है, राइट। नेट के है 5 मार्क्स और इसके है 3 मार्क्स, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। तो 70 मार्क्स तो यही हो गया। उसके बाद रिसर्च पेपर 2
पर पेपर, है ना, 2 मार्क्स जो है वो आपके पर पेपर है। ओके, तो इस तरह से 2 मार्क्स जो है पर पेपर है, राइट। अगर किसी के मिनिमम 2 रिसर्च पेपर तो होते ही थीसिस में, है ना, तो उसके आपको 4 मार्क्स। अगर किसी के मैक्सिमम रिसर्च पेपर है, क्योंकि लोग पोस्ट डॉक भी करते हैं, उसमें भी रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, तो मैक्सिमम 10 मार्क्स जो है किसी के, अगर किसी के 15 रिसर्च पेपर भी है तो उसके जो बेस्ट 5 है जो वो अप्लाई, जो अपने सबमिशन के समय सबमिट किए होंगे वही काउंट होगा, है ना। तो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से ले सकता है वो 10 ले सकता है, राइट। तो ऊपर वाले का मैं मैक्सिमम मार्क्स लेके कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 4 का डेट इज़ 7। किसी के साथ नेट जा रहे थे, ये नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे जो है मैक्सिमम मार्क्स जो कोई यहाँ से ले सकता है वो 10 ले सकता है, राइट। और तो ये हो गया आपका 5 पॉइंट, तो ये हो गया 87 मार्क्स, तो आपका यहाँ तक बन गया। उसके बाद अगर मैं इधर बात करूँ तो 87 पहले था, प्लस अगर किसी के पास एक्सपीरियंसेज है ना, तो उसके मार्क्स 2 मार्क्स ईच ईयर, है ना, 2 मार्क्स पर ईयर के हिसाब से उसको मिल सकता है। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम मार्क्स मान लेते हैं 10, है ना, 97। और अवार्ड्स की बात करें, दोनों में से कोई एक अवार्ड होगा, अगर इंटरनेशनल तो 3 मार्क्स मिल सकता है इस तरह से, और इस तरह से 100 मार्क्स आपका बन जाता है, प्लस 15 मार्क्स ऑफ इंटरव्यू, राइट, इस तरह से। और आपका 115 मार्क्स का मेरिट बनता है। लास्ट ईयर जो ये था ये 100 मार्क्स में ही था, मतलब लास्ट ईयर 85 + 15 था, इस ईयर 100 + 15 है। लास्ट ईयर मतलब लास्ट टाइम जो था दैट इज 2014 में, और ये 2020 का है, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। ओके, तो पीएचडी जो है इस बार गेम चेंजर होने जा रहा है, राइट। लेकिन हाँ, ये डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में कितने पीएचडी एप्लीकेशंस आए हैं, कितने मास्टर्स आए हैं। अगर पीएचडी एप्लीकेशंस आए हैं तो 30 मार्क्स तो श्योर एंड शॉर्ट है, तो किसी भी हाल में 60 से और 70 से कम जो है आपका मेरिट लिस्ट नहीं जाने वाला है, कट ऑफ। अगर एमएससी भी है तो फिर कैटेगरी वाइज जो है वो कट ऑफ जाएगी। जनरल की कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कि 70+ रहेगी, 75+ रहेगी, ओके, इस तरह से। उसके बाद मैं बात करूँ तो ये हल्का सा नोट है, पीएचडी जो है आपका इस तरह से 30 मार्क्स, फिर ये 7, है ना, ये और ये 3 मार्क्स, ठीक है। फिर एकेडमिक स्कोर 80, 10 रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग, ये आपका 100 बनता है ना। यहाँ से मैक्सिमम 7 ले सकते हैं और यहाँ से मैक्सिमम 3 ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ओके। तो ये है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट प्रिपरेशन। तो आप देख सकते हैं पिछली बार और इस बार के मेरिट में क्या फ़र्क है। 10th 12th को कंसीडर नहीं किया गया है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के वेटेज को कम किया गया है, उसमें जो मार्क्स का जो ड्रॉप आ रहा था वो उस तरह से नहीं है जिस तरह से पहले था, और उसके बाद पीएचडी और पब्लिकेशंस और अवार्ड्स और टीचिंग एक्सपीरियंस को इंक्लूड किया गया है यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, राइट। अब हम बात करते हैं ओवरव्यू कि क्या डिफरेंसेस थे, मेरिट में क्या फ़र्क पड़ेगा, वो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। तो बीपीएससी 2014 एपी वैकेंसी और बीएसयूएससी 2020 एपी वैकेंसी, टोटल सीट्स कम थे, इस बार ज़्यादा है। मार्क्स पिछली बार 100 में मार्क्स में हुआ था, इस बार 115 मार्क्स में हो रहा है, मेरिट बन रहा है। फीमेल कैटेगरी को कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन नहीं दिया गया था, सिर्फ जो है आपको बैकवर्ड कास्ट की जो फीमेल थी उनको रिजर्वेशन दिया गया था। इस बार हर कैटेगरी के फीमेल को रिजर्वेशन दिया गया है, और इसीलिए फीमेल को काफ़ी ज़्यादा एज मिलेगा, ठीक है, आपको मेरिट में। फिर पीएचडी को लेस वेटेज था, ऐसा नहीं करे नहीं था, 10 नंबर का था, यहाँ पे आपको 30+, क्यों, क्योंकि अगर कोई पीएचडी है तो पेपर भी है, 30+ मार्क्स जाने हैं। रिसर्च पेपर, टीचिंग एक्सपीरियंस और अवार्ड्स को कोई वेटेज नहीं था पिछली बार, इस बार वेटेज दिया गया है और अच्छा खासा दिया गया है। ऑलमोस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है तो दोनों मिला के ऑलमोस्ट 20 मार्क्स बन रहा है। ऐसे 5 ईयर का तो नहीं होगा किसी के पास, और 5 पेपर्स भी जनरली कम होते हैं लोगों के पास, लेकिन अगर है तो 20 मार्क्स यहाँ से वो ले सकते हैं। 20 + 30 मार्क्स पीएचडी से 50 मार्क्स, तो कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। नो सेपरेट वेटेज टू नेट और जेआरएफ, पिछली बार ऐसा कोई वेटेज नहीं था, इस बार सेपरेट वेटेज है, किसी के पास है तो उसको मार्क्स मिलेगा। मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट को कंसीडर नहीं किया गया था, यहाँ पे कंसीडर किया गया है। उसके बाद मार्क्स अलॉटेड प्रोसीजर वेर क्लियरली मेंशन विद प्रॉपर मार्जिन, पिछली बार बिल्कुल प्रॉपर मार्जिन जैसा था, इस बार वैसा नहीं, क्योंकि पीएचडी इन सब का जो मार्क्स है वो उस तरह से नहीं। पिछली बार जो हर मार्क्स था
वो क्लियरली उसमें सारी चीज़ें ड्रॉप और फॉल दिखाया गया था किस तरह से हो रहा है। तो मेरे समझ से ये काफ़ी अच्छा एक कॉम्पेरिजन है कि लास्ट ईयर वैकेंसी में कुछ लोग लग रहा होगा कि पिछले बार क्या वैकेंसी आई थी, कैसे आई थी। तो उनके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है वीडियो बना के। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे अपडेट्स के लिए। ओके, और थैंक यू सो मच। गुड लक फॉर योर इंटरव्यू एंड अपॉइंटमेंट। आई होप यू ऑल विल डू गुड एंड गेट रिक्रूटेड सून। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें जिन लोगों को इनके इस चीज़ों के रिलेटेड कन्फ्यूजन है, उनका कन्फ्यूजन दूर हो। और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू फ्रॉम सोएगो बायो। फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करें और इंस्टा पर अगर आप हैं तो वहाँ भी फॉलो करें। राइट, थैंक यू सो मच।